हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है शर्लॉक होम्स द लास्ट वैम्पायर। मूवी की शुरुआत में हम एक वहशी दरिंदे को देखते हैं जो हर रात किसी नई लड़की को चोरी से चर्च के पास लाकर उनके साथ गलत काम करता था। आज गांव के लोग जब फिर से उनके एरिया में एक नई लड़की को मरा पाते हैं तो इसे देख उन सभी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती और वह सभी एक साथ मिलकर उस घटिया आदमी को उसके बंगले सहित आग में जलाकर मार डालते हैं और इस तरह से एक खतरनाक रेपिस्ट का यही अंत होता है। अब मूवी इस हादसे के 100 साल बाद यानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अब तक एक लंबा अरसा बीत गया था और अब इस गांव के इकलौते चर्च को मिस्टर मार्कस चलाते थे। यहाँ मार्कस से मिस्टर फर्ग्यूसन जो शहर के सबसे अमीर आदमी है, वह उनसे कुछ सलाह मशवरा लेने आए थे क्योंकि उनका हाल ही में रिकार्डो नाम का बेबी हुआ था। तभी फर्ग्यूसन के साइड से एक आदमी गुजरता है। ये आदमी मिस्टर फर्ग्यूसन के ही जान पहचान का है और इसका नाम जॉन स्टीफन है। स्टीफन का स्वभाव बिल्कुल भी मिलनसार किस्म का नहीं है और गांव के कई सारे लोग स्टीफन को पनौती मानकर उससे नफरत करती हैं, लेकिन स्टीफन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर दूसरी तरफ मिस्टर फर्ग्यूसन की फैमिली में उनके न्यूबॉर्न बेबी के अलावा उसे संभालने वाली बेबी सिटर मार्था भी रहती है। साथ ही मिस्टर फर्ग्यूसन की वाइफ कैरलेट फर्ग्यूसन और फर्ग्यूसन की पहली वाइफ से हुआ बड़ा बेटा जैक फर्ग्यूसन एक ही घर में रहते हैं। यहाँ जैक जानबूझकर बहुत जोर का वायलिन बजा रहा था जिसकी शोर से बच्चे की नींद बार बार टूट रही थी। इसलिए मार्था जैक के पास जाकर उसे उसका वायलिन थोड़ा कम करने का कहती है, लेकिन जैक बहुत अड़ियल था। वो मार्था की एक नहीं सुनता और दुगनी तेजी के साथ वायलिन कसकर बजाने लगता है। इसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी को जानबूझकर परेशान करने के लिए कर रहा हो। तभी कैरलेट खुद वहां आकर जैक को रुकने कहती है, लेकिन जैक कैरलेट की भी बात नहीं सुनता क्योंकि वो उसकी स्टेप मॉम थी। तब इस गुस्से में कैरलेट जैक से उसका वायलिन छीनकर उसी के सामने तोड़ डालती है, जिससे जैक को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जैक के कुछ करने से पहले ही वहां मिस्टर फर्ग्यूसन पहुंच जाते हैं और जैक को उसकी हरकतों पर जोर की डांट लगाती हैं, जिससे जैक को ऐसा लगता है कि दूसरे बच्चे के आने से उसकी इज्जत घर में काफी कम हो गई है। खैर आज मिस्टर फर्ग्यूसन ने स्टीफन को अपने घर इनवाइट किया था, इसलिए स्टीफन उनके घर पहुंचता है और जब यहाँ मिस्टर फर्ग्यूसन उनके परिवार वालों से स्टीफन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तभी फर्ग्यूसन को पता चलता है कि स्टीफन और जैक एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे और जैक स्टीफन को बिल्कुल अपने किसी टीचर जैसा रिस्पेक्ट करता था। अब यहाँ स्टीफन पहली बार फर्ग्यूसन के बेबी रिकार्डो को देखता है और इसी के साथ मूवी डॉक्टर वॉटसन पर शिफ्ट होती है। वॉटसन जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती हैं तो तभी उन्हें शर्लॉक एक वैम्पायर के रूप में डरा देती हैं और कहते हैं कि वॉटसन मन ही मन तुम भी वैम्पायर जैसी चीजों पर बिलीव करते हो कि वह सच में एग्जिस्ट करती हैं, वरना तुम इस तरह डरते नहीं। वॉटसन कहता है जी नहीं, मैं वैम्पायर पर बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर इस तरह तुम किसी को भी डराओगे तो वो डर ही जाएगा, क्योंकि डर के समय इंसान का दिमाग ये तर्क लगाने का मौका ही नहीं देता कि जो वो सामने देख रहा है वो पूरी तरह सच है या झूठ। वैसे तुम्हें अचानक वैम्पायर्स पर इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा? शर्लॉक कहती हैं ये जानने के लिए तुम्हें ये लेटर पढ़ना पड़ेगा। वॉटसन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था, मिस्टर शर्लॉक होम्स, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे घटते हैं जिनमें विश्वास करना किसी के लिए भी खुद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसे केसेस को लेकर कोई पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। मेरा केस भी कुछ ऐसा ही है। शर्लॉक कहता है ये लेटर बस उन्हें केस से अवगत कराने के लिए था और ये केस जिस चीज से जुड़ा होने वाला है, लेटर भेजने वाले ने उससे जुड़ी एक किताब भी भेजी है। तो इसे सुन वॉटसन उस किताब को शर्लॉक की ओर बढ़ाता है और शर्लॉक किताब को पढ़कर बताता है कि इस पूरी किताब में आज तक हुए उन तमाम हादसों के बारे में लिखा हुआ है जो वैम्पायर्स की वजह से इंग्लैंड में घटे थे या फिर जिन केसेस में लोगों ने वैम्पायर के एग्जिस्ट होने की गवाही दी थी। इतना बताते ही शर्लॉक के कमरे में एक छोटा बच्चा आकर उन्हें बताता है कि कोई आदमी बाहर आपसे मिलने को बेताब है, तो शर्लॉक उसे अंदर बुलाने का कहते हैं और तभी हमें देखने मिलता है कि ये आदमी मिस्टर फर्ग्यूसन के चर्च के फादर मिस्टर मार्कस थे। मार्कस बताते हैं कि उन्होंने ही शर्लॉक होम्स को वैम्पायर के किस्सों से जुड़ी वो पूरी इंसाइक्लोपीडिया बुक भेजी थी ताकि जो अब इधर वो बताने जा रहे हैं वो सब शर्लॉक को ठीक से समझ आए। तो शर्लॉक फादर को पूरा समय देता है उनकी बात सामने रखने का।
फादर बताता है ये अविश्वसनीय हादसा उनके एक सबसे करीबी फ्रेंड मिस्टर फार्ग्यूसन की फैमिली से जुड़ा हुआ है। मिस्टर फार्ग्यूसन ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की थी। पहली शादी जिससे हुई वो औरत फार्ग्यूसन के बड़े बेटे जैक को जन्म देने के बाद एक भयंकर फीवर से चल बसी और जैक अकेला पड़ गया। इसलिए मिस्टर फार्ग्यूसन ने जैक के लिए दूसरी मां लाने का सोचा और मिस कैरलेट से शादी की। लेकिन कैरलेट के आते ही जैक में एक जबरदस्त बदलाव देखने मिला। जैक दिन ब दिन चिड़चिड़ा और बस चिड़चिड़ा होता चला गया और मुझे लगता है कि जैक के इस चिड़चिड़े स्वभाव का कारण हमारे गांव में आया वो नया मुसाफिर जॉन स्टीफन है। स्टीफन पेशे से एक राइटर है और ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही रहता है, लेकिन शहर के आम नागरिकों को स्टीफन से अजीबोगरीब शिकायतें हैं। ऐसा समझा जाता है कि स्टीफन ने एक बार जिसे खराब नजरों से घूर लिया, बस उस आदमी का बर्बाद होना तय है। एक बार स्टीफन की गांव के ब्लैकस्मिथ से बहस हो गई और ब्लैकस्मिथ ने स्टीफन को डांट कर वहां से भगा दिया। तब वहां से जाते वक्त स्टीफन ने ब्लैकस्मिथ की तरफ सिर्फ एक नजर घुमाई और इतने में ब्लैकस्मिथ के मुंह से ढेर सारा खून निकल आया, जिससे उस ब्लैकस्मिथ की वहीं मौत हो गई। इस हादसे के बाद मैंने स्टीफन के पड़ोसियों से उसके बारे में तहकीकात की और तब पता चला कि स्टीफन दिन और रात में कभी सोता ही नहीं है और समय मिलने पर ग्रेवयार्ड में विजिट करने जरूर जाता है। तो इतना पता चलते ही मैंने एक रात स्टीफन को अप्रोच किया और उससे पूछा कि वो इतनी बार ग्रेवयार्ड क्यों विजिट करता है। तो उसने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर सेंट क्लेयर के खानदान से बिलोंग करता हूँ और मिस्टर सेंट क्लेयर के साथ मेरा कोई रिश्ता था। फादर मार्कस शर्लॉक को बताते हैं कि सर सेंट क्लेयर आज से लगभग 100 साल पहले हमारे गांव का एक बेहद घटिया लेकिन सबसे अमीर इंसान था, जिस कारण पूरा गांव उसकी मुट्ठी में था और कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। बस इसी बात का सेंट क्लेयर नाजायज फायदा उठाकर औरतों के साथ गलत काम करता था और उन्हें प्रेग्नेंट करके चर्च के बाहर मरने की हालत में छोड़ जाता था। एक दिन गांव वालों का सेंट क्लेयर के प्रति गुस्सा टूट गया और सभी ने एक साथ मिलकर क्लेयर को उसके बंगले सहित जलाकर मार डाला। फ्लैशबैक में मार्कस स्टीफन को बताता है कि सेंट क्लेयर की लाश तो कहीं नहीं मिली, लेकिन आखिरी बार जिस लेडी की लाश सेंट क्लेयर चर्च के बाहर छोड़ गया था, उस लेडी की कब्र वहां सामने है। उस दिन के बाद से स्टीफन उसी लेडी की कब्र पर फूल चढ़ाने लगा। स्टीफन आज भी ऐसा मानता है कि वो सर सेंट क्लेयर और उस लेडी का पोता है। वहीं गांव वालों ने सेंट क्लेयर को मारकर एक बहुत बड़ा अन्याय किया था। इसे सुन शर्लॉक कहता है, मुझे समझ नहीं आया कि इस पूरे केस में गड़बड़ क्या है। इतना कहते ही शर्लॉक भाप लेता है कि मार्कस उससे कुछ छिपा रहा है। तब मार्कस आगे बताता है, आज से करीबन 4 दिन पहले मिस्टर फार्ग्यूसन ने जॉन स्टीफन को अपने घर रुकने इनवाइट किया था। अब क्योंकि फार्ग्यूसन की नई वाइफ भी उसी देश से ताल्लुकात रखती थी जिस देश से स्टीफन था, इसलिए मैंने खुद ही स्टीफन से ये अपील की थी कि वो मिस स्कारलेट फार्ग्यूसन और उनके बेबी के साथ थोड़ा वक्त बिताए। तो स्टीफन ने ऐसा ही किया और इसी के अगले दिन मिस स्कारलेट का न्यूबॉर्न बेबी चल बसा। वैसे मिस्टर होम्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि 100 साल पहले गांव वाले ऐसा मानते थे कि सर सेंट क्लेयर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर थे और मेरा भी स्टीफन के बारे में सेम यही ख्याल है। आखिर स्टीफन भी तो उसी वैम्पायर फैमिली से बिलोंग करता है। शर्लॉक कहता है, तो आप इधर इसलिए आए हैं ताकि मैं आपके गांव जाकर इस स्टीफन नाम के खास व्यक्ति की असलियत पता करूं। मार्कस कहता है, बिल्कुल सही, और वहां ठहरने के लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप मेरे चर्च में ठहर सकती हैं। तो यहाँ शर्लॉक मार्कस के इस केस को लेने मान जाता है, जिससे मार्कस को बहुत खुशी होती है। अगली सुबह मार्कस के बुलाए शहर में जाते समय शर्लॉक ये अंदाजा लगाता है कि जिस व्यक्ति की मौत स्टीफन के मात्र देखने से हुई थी, असल में वो सब सिर्फ एक इत्तेफाक था और जरूर स्टीफन के मुड़ते वक्त ही ब्लैकस्मिथ को इंटरनल इंजरी हुई होगी, जिससे ब्लैकस्मिथ वहीं मारा गया। यानी शर्लॉक ने अभी से ही ये मानना शुरू कर दिया है कि स्टीफन एक बिल्कुल सही आदमी है, जिसे सिर्फ शहर के लोग गलत समझ रहे हैं। आगे शर्लॉक और वॉटसन मार्कस के चर्च के करीब पहुंचते हैं। कोइंसिडेंटली चर्च के बाहर इसी वक्त मार्कस फार्ग्यूसन फैमिली के नवजात बच्चे रिकार्डो का फ्यूनरल करवा रहा था। रिकार्डो के फ्यूनरल में फार्ग्यूसन फैमिली के सभी मेंबर्स दुखी दिखाई दे रहे थे, सिर्फ फार्ग्यूसन के बड़े बेटे जैक फार्ग्यूसन को छोड़कर। तभी शर्लॉक देखता है कि स्टीफन जैक को अपनी तरफ उंगली से इशारा करके बुला रहा था। वहीं जैक इस तरह स्टीफन के पास चला जाता
है जैसे उसे स्टीफन ने हिप्नोटाइज कर रखा है। और अब यहाँ इस पल से शर्लॉक को समझ आने लगता है कि स्टीफन भी एक सही आदमी नहीं है। आगे शर्लॉक जब फादर मार्कस से स्टीफन के बारे में पता करता है तो उसे ये भी पता चलता है कि जैक बचपन में किसी बहुत ऊंचे पेड़ से नीचे गिर गया था, जिस कारण वो आज भी ठीक से चल नहीं सकता। और सेम ऐसे वक्त में जैक की मॉम भी उसे छोड़कर चली गई थी, इसीलिए तब से जैक थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। आगे वॉटसन शर्लॉक के कहने पर ब्लैकस्मिथ और रिकार्डो की मेडिकल रिपोर्ट लाकर उसे पढ़कर सुनाता है। इस रिपोर्ट से शर्लॉक का पहला अंदाजा तो बिल्कुल सही साबित होता है कि ब्लैकस्मिथ की डेथ इंटरनल इंजरी से हुई थी और ये सब महज एक कोइंसिडेंट था। लेकिन रिकार्डो यानी उस बच्चे की मौत निमोनिया से हुई थी और इस तरह अचानक किसी न्यूबॉर्न बेबी को निमोनिया नहीं हो सकता जब तक कि एक्सटर्नली यानी बाहर से आकर कोई दूसरा आदमी बच्चे को वायरस से इन्फेक्ट ना करे। तो यहाँ से शर्लॉक का शक स्टीफन की तरफ मुड़ने लगता है और अगली सुबह शर्लॉक और वॉटसन को फादर मार्कस अपने साथ मिस्टर फार्ग्यूसन के घर उनसे मिलवाने ले जा रही होती हैं। तो इस दौरान शर्लॉक इन्हें बताता है कि मिस्टर स्टीफन के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। वॉटसन कहता है क्या पता स्टीफन सच में वैम्पायर खानदान से संबंध रखता हो। वैसे भी अगर वैम्पायर रियल नहीं होती तो उनके बारे में इतने सारे न्यूज अखबारों और किताबों में जिक्र क्यों आता। शर्लॉक कहता है क्योंकि वैम्पायर्स भी ड्रैगन और फेरी टेल्स के जैसे ही हैं, जिन्हें इंसानों ने ही खुद बनाया है ताकि लोगों को डराकर एंटरटेन कर सके और रियल में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब थोड़ी देर में ही ये तीनों फार्ग्यूसन के बड़े से बंगले की तरफ पहुंच जाती हैं और इधर फार्ग्यूसन खुद इनका वेलकम करके इन्हें अंदर ले चलता है। फार्ग्यूसन अंदर इन्हें माफी मांगते हुए बताता है कि रिकार्डो की डेथ के बाद से उसकी वाइफ कार्लेट की तबीयत भी काफी खराब है, जिस कारण वो मेहमानों का स्वागत करने नहीं आ सकती। तो शर्लॉक पूछता है क्या आपको भी शक है कि आपके बेबी रिकार्डो की हत्या मिस्टर स्टीफन ने की थी। फार्ग्यूसन कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से रिकार्डो के मरने के पीछे कार्लेट की ही लापरवाही रही होगी। वो ठीक से उसकी केयर नहीं कर पाई, जिस कारण उसे निमोनिया हो गया। शर्लॉक पूछता है वैसे आपके हिसाब से मिस्टर स्टीफन कैसे मिजाज वाले व्यक्ति हैं। फार्ग्यूसन बताता है वह थोड़े रहस्यमयी हैं। 5 दिन पहले जब मैंने मिस्टर स्टीफन को अपने यहाँ डिनर में इनवाइट किया था तो डिनर करते वक्त वह सिर्फ डार्क फिलॉसफी की ही बातें कर रहे थे। उनकी फिलॉसफी ये थी कि दुनिया में मोस्टली लोग गॉड की वर्शिप इसलिए करते हैं ताकि गॉड उन्हें शैतान से, गरीबी से और लाचारी से प्रोटेक्ट कर सके। यानी हर इंसान जानता है कि शैतान उनसे कितना ज्यादा पावरफुल है। मतलब एक तरह से सभी लोग गॉड के सामने झुककर शैतान की पावर को एडमायर करते हैं कि वो कितना ताकतवर है। फार्ग्यूसन आगे बताता है कि डिनर की उस रात स्टीफन बस इसी फिलॉसफी के बारे में बात करता जा रहा था और पता नहीं क्यों, लेकिन स्टीफन के घर से निकलने के बाद से ही हमारे घर में एक अजीब सी नेगेटिविटी फैल गई और इसी बारे में मुझे मेरी वाइफ कार्लेट ने भी बताया था, लेकिन मैंने इसे महज एक इत्तेफाक समझा और इसके अगले ही दिन हमें पता लगा कि हमारा बेटा रिकार्डो मर चुका है। तभी गलती से जैक उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आता है और तब यहाँ मिस्टर फार्ग्यूसन शर्लॉक और वॉटसन से अपने बेटे जैक को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, लेकिन जैक किसी से भी मिलने पर इंटरेस्टेड नहीं था। शर्लॉक कहता है क्या मैं आपकी वाइफ मिस कार्लेट से भी मिल सकता हूँ। फार्ग्यूसन कहती हैं बिल्कुल। ऐसा कहकर फार्ग्यूसन अपनी मेट से ऊपर के कमरे में जाकर कार्लेट को थोड़े समय के लिए नीचे बुलाने कहता है। तब मेट बताती है मैडम कार्लेट आज सुबह ही घर से बाहर निकल गई थी। उन्हें मिस्टर स्टीफन अपने साथ शहर की एक छोटी सी सैर कराने ले गए थे। फार्ग्यूसन कहता है और आपने मुझसे कंसल्ट किए बगैर कार्लेट को स्टीफन के साथ जाने दिया। ऐसा कहकर फार्ग्यूसन कार्लेट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इससे शर्लॉक नोटिस कर लेता है कि भले ही फार्ग्यूसन उनके सामने स्टीफन के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी स्टीफन को जानता है। इधर जब स्टीफन फार्ग्यूसन की वाइफ को लेकर वापस पहुंचता है तब जाकर फार्ग्यूसन की जान में जान आती है और फार्ग्यूसन स्टीफन को उसके घर से वापस भेज देते हैं।
तभी शर्लॉक ये भी नोटिस करता है कि फर्ग्यूसन के परेशान होने से उनका बेटा जैक बहुत ज्यादा खुश होकर चेयर में बैठा हुआ था। दूसरी ओर हम माइकल नाम के एक चरवाहे को देखते हैं जो मिस्टर फर्ग्यूसन के यहाँ काम करने वाली मेड का बेटा था और माइकल का चक्कर फर्ग्यूसन की फैमिली की ही बेबीसिटर मार्था के साथ चल रहा था। एक दिन मेड माइकल और मार्था को एक ही रूट से निकलते हुए देख समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है और इसीलिए उस दिन जैसे ही माइकल अपने घर आता है वैसे ही मेड उसे मारने लगती है। मेड इस बात से गुस्सा नहीं थी कि माइकल किसी लड़की के साथ छिपकर लव अफेयर कर रहा है, बल्कि मेड को इस बात का गुस्सा था कि माइकल ने अफेयर करने के लिए मार्था को चुना, क्योंकि जब से मार्था और स्टीफन इस गांव में आए हैं तब से गांव में बदकिस्मती के बादल मंडराए हुए हैं। दूसरी ओर शर्लॉक स्टीफन के घर के बाहर रखी हुई चीजों को तहकीकात कर रहा था कि तभी स्टीफन खुद शर्लॉक के सामने हाजिर हो जाता है और शर्लॉक को उसके साथ गली की एक सैर लगाने के लिए अप्रोच करता है। इसी बहाने घूमने से शर्लॉक को भी गांव की थोड़ी जानकारी हो जाएगी। तो इसके बाद शर्लॉक और स्टीफन एक साथ बग्गी में सैर करने निकल पड़ते हैं। सैर के दौरान शर्लॉक को पता चलता है कि स्टीफन ने काला जादू और रिलीजियस कल्ट्स जैसे सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया है और इतना ही नहीं बल्कि इसी से रिलेटेड उसने 2 बुक्स भी लिखी हैं, लेकिन वो बुक्स मार्केट में इतनी पॉपुलर नहीं है और फिलहाल इस गांव में स्टीफन जैक फर्ग्यूसन को वायलेंस सिखाता है। शर्लॉक कहता है, वैसे तुम मेनली इस विलेज में क्या करने आए थे? स्टीफन बताता है, मैं इधर सेंट क्लेयर के परिवार का इतिहास पता लगाने आया था और मेरा ऐसा दावा है कि मेरे पूर्वज भी उसी परिवार से थे। ऐसा कहकर स्टीफन अपनी बग्गी को सेंट क्लेयर की जली हुई हवेली के अंदर ले जाता है, क्योंकि पूरे गांव में देखने लायक बस यही एक ऐतिहासिक जगह थी। यहाँ आकर शर्लॉक स्टीफन से कहता है, कुछ लोगों का भरोसा था कि सेंट क्लेयर एक वैम्पायर हुआ करते थे। क्या तुम्हें भी लगता है कि वैम्पायर जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं? स्टीफन कहता है, बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त अपने सामने जिस आदमी को देख रहे हैं वो खुद भी एक वैम्पायर है। तो शर्लॉक स्टीफन की इस बात को सीरियसली नहीं लेता और आगे बढ़कर बंगले की तारीफ करने लगता है, लेकिन तारीफ करते वक्त जैसे ही शर्लॉक पीछे देखता है तो स्टीफन वहाँ नहीं था और स्टीफन की जगह वहाँ बस एक चमगादड़ था। शर्लॉक इस चमगादड़ के उड़ने वाले डायरेक्शन को फॉलो करता है तो तभी उसे ऊपर से स्टीफन के चिल्लाने की आवाज आती है और स्टीफन यहाँ शर्लॉक के सामने अजीब तरह पागलों जैसी हरकतें करता है। तभी वहाँ ऊपर से एक तेज की रोशनी आकर शर्लॉक की आंखों में जा लगती है और उस रोशनी के हटते ही जब शर्लॉक अपने सामने देखता है तो सामने से स्टीफन गायब था। इस हादसे को शर्लॉक भुला नहीं पाता और कुछ समय के लिए शर्लॉक को भी मिस्टर स्टीफन के वैम्पायर होने का शक होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद शर्लॉक वैम्पायर्स के बारे में स्टडी करके अपने साथी वॉटसन और मिस्टर फर्ग्यूसन को ये थ्योरी बताता है कि असल में वैम्पायर जो इतिहास में होते थे वह मरे हुए प्रेत आत्मा नहीं बल्कि जिंदा इंसान हुआ करते थे। दरअसल इंसानी समाज में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो दूसरों का खून पीकर खुद के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा, एक नई एनर्जी का एहसास करती हैं और ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे डॉक्टर्स भी मानते हैं। तो डॉक्टर वॉटसन कहती हैं, हाँ, इस तरह की मानसिकता कुछ रेयर लोगों में पाई जाती है। लेकिन फिर जो चीज शर्लॉक ने आज सुबह देखी वो क्या थी? शर्लॉक कहता है, मैं आंखों देखी चीजों पर बहुत कम विश्वास करता हूँ क्योंकि कई बार आंखों से देखा हुआ भी झूठ निकल सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि स्टीफन ने वहाँ पहुँचते ही मुझ पर हेलुसिनेशन किया था। वैसे भी स्टीफन यहाँ शिफ्ट होने से पहले अपना काफी समय इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में बिता चुका है और इन देशों में काला जादू और हेलुसिनेशन जैसी कलाएं सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर फर्ग्यूसन कहते हैं, अब तो मुझे भी लगता है स्टीफन ठीक आदमी नहीं है, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। होम्स, तुम मानो या ना मानो लेकिन स्टीफन सच में एक वैम्पायर है। होम्स कहता है, नहीं, स्टीफन वैम्पायर नहीं है, लेकिन हाँ, वो वैम्पायर से कम भी नहीं है। अगले दिन शर्लॉक फिर से उसी जले हुए बंगले में जाकर वहाँ की तहकीकात करता है ताकि पता लगा सके कि आखिर स्टीफन ने उसके साथ कैसा जादू किया था। और तभी यहाँ होम्स को ये थ्योरी सूझती है, असल में स्टीफन जानबूझकर शर्लॉक को ऐसे समय पर इस हवेली में लाया था जब सूरज बस बादलों से निकलने ही वाला होता है। उस वक्त बादलों के ढलते ही सूरज की रोशनी छत में पड़े एक कांच से टकराई
और वही रोशनी रिफ्लेक्ट होकर सीधा शर्लॉक के चेहरे में जा लगी, जिससे शर्लॉक कुछ पल के लिए देख नहीं पाया। लेकिन बादलों ने फिर से सूरज को ढक दिया, जिससे रोशनी वापस से गायब हो गई और स्टीफन भी इसी मौके के दौरान शर्लॉक के सामने भाग निकला। इतना नोटिस करते ही शर्लॉक इस जगह पर जैक को देखता है और जैक वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर फार्ग्यूसन अपनी वाइफ कार्लेट से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि उसकी वाइफ ये मानने से पूरी तरह इनकार कर रही थी कि स्टीफन एक खतरनाक आदमी है। तब फार्ग्यूसन स्टीफन को घर बुलाकर डांटते हुए कहता है, तुमने मेरे परिवार पर किसी तरह का जादू किया है, तुम एक बुरे इंसान हो और अब से मुझे इस शहर में दिखाई मत देना। तो इसे सुन स्टीफन वहां से जाने राजी हो जाता है, लेकिन स्टीफन के साथ जैक भी इस घर से चला जाता है, जिसे देख मिस्टर फार्ग्यूसन का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंचता है और वो स्टीफन को मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन स्टीफन की आंखों में एक अट्रैक्शन था, जिसे देख मिस्टर फार्ग्यूसन वहीं रुक जाती हैं और अब स्टीफन अपनी बग्गी में जैक को साथ लेकर गुस्से से शहर के बाहर जाने लगता है। लेकिन स्पीड से बग्गी चलाने के कारण बग्गी अचानक से टूटकर पेड़ से टकरा जाती है और स्टीफन वहीं मारा जाता है। कुछ दिनों बाद फार्ग्यूसन के परिवार वाले स्टीफन के फ्यूनरल पर आए थे। साथ ही इधर शर्लॉक होम्स भी मौजूद था। शर्लॉक देखता है कि फ्यूनरल के वक्त जैक की ऐसी हालत थी जैसे मरने वाला खुद का उसका सगा बाप हो। खैर, इस गम से जैक इतना निराश होता है कि वो बाहर जाकर उसके कॉफिन के सामने ही रोने लगता है। वहीं इसे देख गाँव वाले हैरान होते हैं, क्योंकि गाँव में सिर्फ जैक के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसने स्टीफन के लिए 2 आंसू भी बहाए हों। अब स्टीफन के मरने के बाद शर्लॉक और वॉटसन उसके रेजिडेंट में छानबीन करने पहुंचते हैं। तो यहाँ स्टीफन का कमरा देखने में किसी केमिस्ट्री प्रोफेसर के लैब से कम नहीं था। तभी इधर शर्लॉक के हाथ वो बुक लगती है जिसे खुद स्टीफन ने लिखा था। इस बुक में स्टीफन ने लिखा होता है कि अगर किसी को सच में वैम्पायर बनना है तो सबसे पहले उसे अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी, फिर उसके डिसाइपल मिलकर उसे रिवाइव करेंगे, लेकिन इसके लिए 2 औरतों की बलि की जरूरत पड़ेगी और मैंने ऐसी 2 औरत पहले से ही ढूंढ ली हैं, यानी मार्था और कैरलेट। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मार्था अपने बॉयफ्रेंड माइकल के साथ होती है। यहाँ माइकल मार्था को स्टीफन के डर से आजाद करने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, स्टीफन अगर तुम जिंदा हो तो मेरे सामने आओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माइकल के ऐसा कहते ही माइकल को पीछे से मार्था की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और जब माइकल देखता है तो मार्था बुरी तरह जख्मी थी। लेकिन अगले ही दिन किसी तरह मार्था को बचा लिया जाता है, पर मार्था की गर्दन पर इस तरह के निशान होती हैं जैसे उसे किसी वैम्पायर ने काटा हो। यहाँ मार्था के ठीक होने तक उसकी मालकिन कैरलेट ही उसका ध्यान रखेगी। दूसरी तरफ शर्लॉक मार्था के बॉयफ्रेंड माइकल से कल रात के हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो माइकल का कहना था कि ये सब जरूर स्टीफन का काम है, वो मरने के बाद वैम्पायर बन चुका है। इवन जो निशान कल मार्था की गर्दन से मिले वो भी किसी वैम्पायर के काटने के थे। लेकिन शर्लॉक जानता था इसमें किसी वैम्पायर का कोई हाथ नहीं, बल्कि ये सब किसी इंसान का काम है। तभी माइकल की शॉप में मिस्टर फार्ग्यूसन अपने कुत्ते को ठीक कराने लाती हैं। शर्लॉक पूछता है आखिर इस कुत्ते को ऐसा क्या हुआ। फार्ग्यूसन बताती हैं इसे कल से ही पैरालिसिस है। आगे रात के वक्त हम जैक को देखती हैं जो मार्था को किसी तरह का जहर दे रहा था, लेकिन इसे देते वक्त उसकी स्टेप मॉम कैरलेट उसे पकड़ लेती है और थप्पड़ मारकर उसे वहां से भगा देती है। उस कमरे से जैक को निकलता देख फार्ग्यूसन भी उस कमरे में पहुंचता है और यहाँ उसे देखने मिलता है कि उसकी वाइफ मार्था के गर्दन से मार्था का खून चूस रही थी, बिल्कुल किसी वैम्पायर की तरह। इसे देख मिस्टर फार्ग्यूसन के रोंगटे कांप उठते हैं। दूसरी तरफ शर्लॉक को अगले दिन स्टीफन के कमरे से ऐसी सुई मिलती है जिसे जहर में डुबाकर अगर आप किसी को मारोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि उस आदमी को किसी वैम्पायर ने काटा है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर वॉटसन मार्था की जांच कर रहे होती हैं तो उन्हें उस कमरे से एक जहर की डिब्बी मिलती है। आगे वॉटसन सीधा शर्लॉक के पास जाकर इस जहर की डिब्बी को दिखाता है। इसे देख शर्लॉक कहता है मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ तुम्हें मार्था या फिर जैक के कमरे से मिलेगा। असल में ये जहर की डिब्बी पहले स्टीफन के कमरे में उसके पास थी और इसी जहर से स्टीफन ने कैरलेट की न्यूबॉर्न बेबी के शरीर में निमोनिया फैलाकर उसे मारा था। वॉटसन कहता है लेकिन भला स्टीफन की मैडम कैरलेट के बच्चे से क्या दुश्मनी रही होगी। शर्लॉक कहता है
दुश्मनी स्टीफन को नहीं बल्कि स्टीफन के इकलौते वायलेंस स्टूडेंट जैक को थी, क्योंकि जैक कैरलेट का सौतेला बेटा था और वो नहीं चाहता था कि आगे चलकर उसके पिता की जायदाद उसे अपने सौतेले भाई से बांटनी पड़ जाए। इसलिए उसने स्टीफन के साथ मिलकर फर्ग्यूसन का दूसरा बच्चा बड़ा होने से पहले ही उसे मरवा दिया। ये बात मैंने तभी एनालाइज कर ली थी जब मैंने पहली बार जैक को उसके भाई के फ्यूनरल में देखा था। वहाँ अपने सौतेले भाई के मरने के बाद भी जैक को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सिर्फ मिस्टर स्टीफन के इशारों पर ही नाचे जा रहा था। खैर, स्टीफन ने मरने से पहले जैक को अपने जहर की डिब्बी सौंप कर कहा था कि जैक उसके मरने के बाद उसकी स्टेप मॉम और मार्था की बलि दे, जिससे अगले ही दिन स्टीफन वापस वैम्पायर के रूप में जिंदा हो उठे। खैर, अगर इस रिचुअल को छोड़ दें तो वॉटसन, क्या तुम्हें पता है ये जहर इंसान को एक ही बार में नहीं मार सकती। इससे किसी को भी मारने के लिए उसे जहर का डेली डोज देना पड़ता है और इसीलिए इस जहर का इस्तेमाल करने से पहले जैक ने इस जहर को अपने पालतू कुत्तों पर इस्तेमाल करके देखा था और उसी कुत्ते को ठीक करवाने कल सुबह मिस्टर फर्ग्यूसन माइकल की दुकान पर पहुंचे थे। खैर, कल रात जब जैक मार्था को इसी जहर का दूसरा डोज देने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे कैरलेट ने रंगे हाथों पकड़कर वहां से भगा दिया और खुद मार्था का खून चूसने लगी ताकि मार्था के शरीर से जहर निकालकर उसकी जान बचा सके। और कैरलेट के इसी तरह सही समय पर जहर चूस कर निकालने के कारण मार्था की जान बच पाई। वॉटसन कहता है, होम्स, इसका मतलब स्टीफन ने इतना सब कुछ सिर्फ वैम्पायर बनने के लिए किया, मगर वो वैम्पायर बनकर आखिर करना क्या चाहता है? शर्लॉक कहता है, स्टीफन जब से इस गांव में आया था उसने ये ऑब्जर्व किया था कि लोग उससे डरते हैं। हाँ, भले ही पीठ पीछे सभी स्टीफन की बुराई करते थे, लेकिन गांव में फिर भी स्टीफन का एक खौफ है, जबकि वो अब तक सिर्फ वैम्पायर बनने का झूठा नाटक कर रहा था। इसी से स्टीफन को ख्याल आया कि अगर वो सच में असली वैम्पायर बन जाए तो क्या होगा। बस इसी अंधविश्वास में पड़कर स्टीफन ने खुद को मार डाला ताकि उसका स्टूडेंट यानी जैक वापस उसे जिंदा कर सके। और मुझे पता है कि जैक इस वक्त कहाँ छिपा हुआ है। वो उसी खंडर वाली हवेली में है, क्योंकि मैंने आज सुबह उस हवेली से वायलिन बजाने की आवाज सुनी थी। तो इतना जानकर शर्लॉक और वॉटसन उस हवेली की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन इधर शर्लॉक देखता है कि जैक खुद को खत्म करने वाला था, क्योंकि वो अपने गुरु यानी स्टीफन का सपना पूरा नहीं कर पाया। यहाँ शर्लॉक जैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक कूदकर वहीं खुद को खत्म कर डालता है। इस पर शर्लॉक भी कुछ नहीं कर पाता और अब अगले दिन इस गाँव से वैम्पायर का सारा किस्सा खत्म होने के बाद फादर मार्कस शर्लॉक और वॉटसन का शुक्रिया करके इन्हें वापस भेज देती हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं एंड होती है। दोस्तों, मुझे पर्सनली शर्लॉक होम्स की ये स्टोरी उतनी खास नहीं लगी, क्योंकि नॉवल की स्टोरी और इस कहानी में बहुत ही ज्यादा अंतर है, जो कि साफ दर्शाता है कि इस कहानी में फेरबदल बहुत की गई थी। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।